जो वेजाइना है उसको आंशिक रूप से चारों तरफ से एक संरचना घेर के रखती है जिसको कह देते हैं हाइमन। तो स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन सेल मतलब मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ लेबिया माइनोरा, योनिछिद्र या कह दोगे हाइमन, और भंग शेप मतलब कि क्लाइटोरिस आदि होते हैं। लोब के अंदर अंगूर जैसे गुच्छे होते हैं, ये जो गुच्छे हैं इनको कह देते हैं एल्वियोलाई, और ये जो एल्वियोलाई या कुपिकाएं होती है वही मिल्क बनाती हैं। का ग्रंथिल उतक, जो ग्रंथिल उतक होता है वो 15 से 20 स्तनपाली मतलब कि मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। ये हमारी पीएनएसटी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है मानव प्रजनन या मानव जनन कह सकते हैं ना। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्त्री जनन तंत्र, और स्त्री जनन तंत्र हमने जो कि इससे पहले की क्लास से स्टार्ट किए, मतलब कल से स्टार्ट किए हैं स्त्री जनन तंत्र, उससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने कर लिए हैं। स्त्री जनन तंत्र को जो बाह्य जननेंद्रिय है एक्सटर्नल जेनिटेरिया, और साथ ही जो अपन कह दें कि जो स्तन ग्रंथि है उसके बारे में अब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं हम कि बाह्य जननेंद्रिय जो है उसकी संरचना क्या है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम? फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया या कह दो क्या, बाह्य जननेंद्रिय। यस तो दिख रहा है ना। बाह्य जननेंद्रिय फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेरिया को अपन सम्मिलित रूप से बल्वा कह देते हैं ना। एक्सटर्नल जेनिटेरिया को अपन फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेरिया को सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं? बल्वा। ठीक, अब देखिए स्त्री के एक्सटर्नल जेनिटेलिया या कह दे बाह्य जननेंद्रिय में कितने भाग आते हैं? तो निम्न भाग आते हैं, निम्न भाग है। जो पहला है वो है मॉन्स प्यूबिस। पहला क्या है? मॉन्स प्यूबिस। जो मॉन्स प्यूबिस है उन्हीं को कह देते हैं अपन जघन उत्थान, जघन उत्थान भी कह सकते हैं। दूसरा है लेबिया मेजोरा। तीसरा है लेबिया माइनोरा। चौथा हो जाता है हाइमन। जो हाइमन है वो एक आंशिक कवरिंग होती है जो कि वेजाइना में स्थित होती है ना। अगला है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद जाता है क्लाइटोरिस। ठीक, ये जो भाग है वो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के भाग है, मतलब कि बाह्य जननेंद्रिय के भाग है। अब यदि अपन बाह्य जननेंद्रिय का डायग्राम देखें, संरचना को समझें, तो वो होगी कुछ ऐसे। देखिए ये वाला जो भाग है यहाँ पर वशीय ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वशीय ऊतक, जिसके कारण ये वाला जो भाग है वो फूला हुआ होता है वशीय ऊतक के कारण। ठीक, ये वाला भाग वशीय ऊतक के कारण क्या है? फूला हुआ है ना। ठीक, कैसा होता है? ये जो है वो
सबसे कह सकते हैं बाह्यजननांग की सबसे ऊपरी भाग है, सबसे ऊपरी भाग है, इसमें वशीय ऊतक पाए जाते हैं जिसके कारण ये फूला हुआ होता है। ठीक, अब देखिए ये इसी भाग को कह देते हैं अपन क्या, मॉन्स प्यूबिस कह देते हैं। जो मॉन्स प्यूबिस होते हैं उसमें छोटे छोटे हेयर उपस्थित होते हैं, इन हेयर को कह देते हैं प्यूबिक हेयर। क्या उपस्थित होते हैं यहाँ, हेयर उपस्थित होते हैं जिनको कह देते हैं अपन प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर कह दोगे। हेयर्स उपस्थित होते हैं। ठीक, अब देखिए जो मॉन्स प्यूबिस वाला भाग है उससे दो ओष्ठनुमा संरचना या लिप्स के आकार की संरचना उपस्थित होती हैं, जो भी वशीय ऊतक से ही बनी हुई है। ये भी किससे बनी हुई है, वशीय ऊतक से ही बनी है। मतलब कि जो अपना मॉन्स प्यूबिस है वो नीचे की तरफ आया है इस तरीके से, ये संरचना कहाँ आई है, नीचे की तरफ आई है, और इस तरीके से जिसने चारों तरफ से वेजाइना को घेर के रखा है, ये है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये कहलाती है लेबिया मेजोरा। क्या कहलाते हैं ये, लेबिया मेजोरा कहलाते हैं। जो लेबिया मेजोरा होते हैं उनमें भी ये प्यूबिक हेयर उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, प्यूबिक हेयर उपस्थित होते हैं। जो लेबिया मेजोरा है उसी के नीचे होती है क्या, लेबिया माइनोरा, उसी के नीचे क्या होती है, लेबिया माइनोरा। जो लेबिया माइनोरा है वो एक चिकनी सतह युक्त होती है, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार के प्यूबिक हेयर उपस्थित नहीं होते हैं। ये इसके नीचे क्या हो जाएंगे, ये लेबिया माइनोरा उपस्थित होते हैं। ये बना दिया, लेबिया माइनोरा है ये। ये क्या है, लेबिया माइनोरा। जो लेबिया माइनोरा होता है उसमें प्यूबिक हेयर उपस्थित नहीं होते। लेबिया माइनोरा जो है वो एक चिकनी संरचना है जिसके ऊपर किसी मतलब लिप्स नुमा संरचना है, ये ओष्ठ के आकार की संरचना है जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर उपस्थित नहीं होते, और ये लेबिया माइजोरा के बिल्कुल नीचे उपस्थित होता है। ये है लेबिया माइजोरा और ये है लेबिया माइनोरा। जो लेबिया मेजोरा है उसमें क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, जबकि लेबिया माइनोरा में प्यूबिक हेयर उपस्थित नहीं होते। अब देखिए अगला देखते हैं अपन हाइमेन। जो हाइमेन है वो क्या है ना, तो योनि होती है, मतलब कि यहाँ पर जो भाग होगा ये कौन सा होगा, योनि भाग होगा, मतलब कि वेजाइनल भाग होगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ वेजाइनल भाग होगा। तो देखिएगा अपन ने इस तरीके से समझे थे, ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वाला जो है वो है क्या कह दोगे, वेजाइनल ओपनिंग है ये वाला भाग। ठीक, वेजाइनल ओपनिंग में एक आंशिक रूप से ढकी हुई, आंशिक रूप से ढकती है एक झिल्ली इसको, और ये आंशिक रूप से जो झिल्ली इसको ढक रही है इसी को कह देते हैं हाइमेन। यदि इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक, और हाइमेन कुछ नहीं है, जो वेजाइनल भाग है उसको आंशिक रूप से एक परत या एक झिल्ली ढक के रखती है, उस परत या झिल्ली को ही अपन हाइमेन कहते हैं। और ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में ये ब्रेक हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही क्या हो, ब्रेक हो। इसके ब्रेक होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि टैम्पोन का इस्तेमाल हो सकता है। टैम्पोन क्या है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जो फीमेल्स द्वारा यूज किया जाता है ना, ये है टैम्पोन, जो कि यहाँ पर से देखो एंडोमेट्रियम टूटती है जब
प्रवस्था में क्या होगा कि यहाँ से एंडोमेट्रियम टूटेगी जिससे ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है किसको, टैम्पोन को। तो टैम्पोन के इस्तेमाल से भी ये टूट सकती है और इसके टूटने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अधिक साइकिल चलाना, घुड़सवारी, ठीक, ऐसे कई रीजन्स हो सकते हैं इसके टूटने के। तो बुक कहती है हमारी कि हाइमेन के टूटना, है ना, किसी भी प्रकार से एक फीमेल के लिए उसकी वर्जिनिटी होना या ना होना इसके हाइमेन पर डिपेंड नहीं करता है ना। क्यों? क्योंकि किसी फीमेल में ऐसा होता है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी ये हाइमेन नहीं टूटती है, इसलिए ब्रेक नहीं होती है, ठीक। अब देखिए अगला है वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल है वो क्या है, ये है अपना लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अंदर एक तर्कु रूपी संरचना होती है, ये है तर्कु रूपी संरचना। ये तर्कु रूपी संरचना कहलाती है क्या, वेस्टिब्यूल। तर्कु रूपी संरचना क्या है, ये वेस्टिब्यूल। और इसी तर्कु रूपी संरचना में ये वाला जो भाग है वो है अपना योनि, मतलब कि वेजाइनल ओपनिंग। ये क्या है, ये है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक। और ये जो बनाए हैं हमने तर्कु रूपी संरचना, ये कहलाती है वेस्टिब्यूल। क्या कहलाती है ये कहलाएगी वेस्टिब्यूल, ठीक। जो वेस्टिब्यूल है उसके दोनों तरफ ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं, ग्लैंड उपस्थित होती हैं, ठीक। ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं, दो ग्लैंड्स हैं, ये उपस्थित होती है कहाँ, वेस्टिब्यूल के दोनों तरफ दो ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों को कह देते हैं बर्थुलिन ग्रंथि। एक सी लाइन खींच दें, क्या कह लेंगे इनको कह देते हैं बर्थुलिन ग्रंथि। कौन सी ग्लैंड है ये है बर्थुलिन ग्रंथि। ये जो बर्थुलिन ग्रंथि रहती है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में एक श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, ठीक। एक श्लेष्मा का स्त्रावण करने का काम ये करती हैं बर्थुलिन ग्लैंड। कहाँ उपस्थित होती है, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है, एक तर्कु रूपी संरचना है जो कि लेबिया माइनोरा के नीचे स्थित होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए अगला है क्लाइटोरिस। तो यहाँ क्या होता है कि ये है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा है ये वाला भाग लेबिया मेजोरा बताया हमने। जो लेबिया मेजोरा होते हैं उनके मिलन बिंदु में ऊपर, यहाँ पर दोनों लेबिया मेजोरा का मिलन बिंदु है ये वाला, तो इनके मिलन बिंदु में उंगली नुमा संरचना होती है, एक उंगली सदृश संरचना होती है। इसी संरचना को कह देते हैं क्लाइटोरिस। क्या कह देते हो, क्लाइटोरिस कह देते हो, ठीक। जो कि पुरुषों में सिस्न या कह दे पेनिस के समान होती है। क्या कहते हैं इसको कह देते हैं क्लाइटोरिस। क्लियर हो गया। तो ये था। अच्छा हाँ, एक चीज और रह गई है, ये जो क्लाइटोरिस है उसके बिल्कुल नीचे ये वाले भाग में है ना, यहाँ इस क्लाइटोरिस के बिल्कुल नीचे क्या स्थित होता है, इसके बिल्कुल नीचे स्थित होता है यूरिथ्रल ओपनिंग। क्या स्थित होती है इसके बिल्कुल नीचे, यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। क्लियर हो गया है ना। क्या बोला हमने बोला कि जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेरिया मतलब कि बाह्य जननेंद्री है उसको सम्मिलित रूप से अपन कह देते हैं, मतलब एक्सटर्नल जेनिटेरिया के सभी भाग को सम्मिलित रूप से अपन क्या कह देंगे, बल्बा। स्त्री में एक्सटर्नल जेनिटेरिया के निम्न भाग है। पहला अपन ने देखे मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होते हैं, ये सबसे ऊपरी भाग है जहां वशीय उत्तक से बनी हुई एक फूली हुई संरचना होती है, इसको मॉन्स प्यूबिस कह देते हैं, जिसके पास मतलब जिसके ऊपर
हेयर उपस्थित होते हैं। मॉन्स प्यूबिस में है तो इनको कह देंगे प्यूबिक हेयर। अब ये जो मॉन्स प्यूबिस है वो आगे चल के दो लिप्स नुमा संरचना ही कह देंगे इनको, है ना, मतलब कि आगे की तरफ बढ़ते हैं ये दो संरचनाएं निकलती हैं, इनको कह देते हैं लेबिया मेजोरा। जो लेबिया मेजोरा होते हैं उनमें भी प्यूबिक हेयर उपस्थित होते हैं। ओके, लेबिया मेजोरा के बिल्कुल नीचे एक चिकनी संरचना होती है जो भी संख्या में कितनी है, 2, और इनमें ना किसी भी प्रकार के प्यूबिक हेयर नहीं होते हैं। ठीक, इनको कह देते हैं अपन क्या, लेबिया माइनोरा कह देते हैं। लेबिया माइनोरा के अंदर चलोगे तो तरकुन रूपी संरचना दिख रही है ये, और ये जो तरकु रूपी संरचना है इसको कह देते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक, क्या कह देते हो, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में ही नीचे क्या उपस्थित होता है, वेस्टिब्यूल में ही नीचे की तरफ वेजाइनल ओपनिंग होती है। जो वेजाइना है उसको आंशिक रूप से चारों तरफ से एक संरचना घेर के रखती है जिसको कह देते हैं क्या, जिसको कह देते हैं हाइमेन। ठीक, और जो वेस्टिब्यूल है, जो वेस्टिब्यूल है उसके दोनों तरफ 2 ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। कौन सी ग्रंथियां, बर्थुलिन ग्रंथियां। अब इसी को हम एनसीईआरटी से रीड कर दें। यहाँ तक हमारा कल हो गया था जहां हमने गर्भाशय के बारे में भी पढ़ लिया था। आज है स्त्री की बाह्यजननेंद्रिय, है ना। तो स्त्री के बाह्यजननेंद्रिय के अंतर्गत जघन सेल, जघन सेल मतलब मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ लेबिया माइनोरा, योनि छिद्र या कह दोगे हाइमेन, और भंग शेप मतलब कि क्लाइटोरिस आदि होते हैं। तो स्त्री के बाह्यजननेंद्रिय के अंतर्गत जघन सेल मतलब मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ लेबिया माइनोरा, योनि छिद्र या कह दोगे हाइमेन, और भंग शेप मतलब कि क्लाइटोरिस आदि होते हैं। ये सारे हैं। जघन सेल मतलब मॉन्स प्यूबिस वसामय उत्तकों से बनी एक गद्दी सी होती है, मतलब कि एक गद्दीदार सी संरचना होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। कैसे ढकी होती है, स्किन से और हेयर से ढकी होगी। आगे क्या है, बृहद भगोष्ठ मतलब कि लेबिया मेजोरा, उत्तकों का मशाल फोल्ड है या वलन है ना, ये एक फोल्ड है, मशाल फोल्ड या वलन है। जो जघन सेल का मतलब होता है मॉन्स प्यूबिस, है ना, से नीचे तक फैला होता है और योनि द्वार को घेरे रहता है। ये वाला भाग है योनि द्वार, तो इसको घेरे हुए है, ये को घेरे रहता है। अगला है लघु भगोष्ठ मतलब कि लेबिया माइनोरा, उत्तकों का एक जोड़ा वलन है, एक जोड़ा वलन होता है उत्तकों का, और यह बृहद भगोष्ठ मतलब लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है। लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से आवृत होता है। वेजाइनल ओपनिंग एक पतली झिल्ली से आवृत होता है जिसको हाइमन कहते हैं, जैसे योनि छिद्र या हाइमन कहते हैं, से आंशिक रूप से ढका होता है। आगे है भग सेफ का मतलब क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार मतलब कि यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर 2 बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु, ये है बृहद भगोष्ठ लेबिया मेजोरा, इनके मिलन बिंदु पर ये स्थित होता है, क्लाइटोरिस पर स्थित होता है। योनि छिद्र मतलब हाइमन के बारे में है ना, प्रायः पहले मैथुन के दौरान फट जाती है, मतलब कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये फट जाएगी। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के, अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टैम्पोन को घुसेड़ने मतलब इंजेक्ट करने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकती है, मतलब इसके टूटने के कई रीजन हो सकते हैं।
कुछ औरतों का योनिछिद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनिछिद मतलब हाइमन के होने या ना होने की बात को किसी स्त्री के वर्जिनिटी या यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जा सकता। क्लियर हो गया? यह है हाइमन के बारे में। तो जितनी भी दिमाग में ऐसे ख्यालात हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो भाई देख लो, तुम्हारी बुक खुद बता रही है कि बात कैसी है ना। ओके, अब अपन पढ़ते हैं क्या, मेमोरी ग्लैंड के बारे में। यदि इससे संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है जो तुमको समझ में नहीं आई है तो तुम कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक? या तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको तुमको कर देंगे, भाई तुम्हारा जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर देंगे, या तो कमेंट में ही हो पाया कि वहीं लिख के कर दें हम, तो वहीं तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। तो चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है अपना क्या, स्तन ग्रंथियां। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं स्तन ग्रंथि को। स्तन ग्रंथि, जो स्तन ग्रंथि है वो ह्यूमन में कहें या मतलब जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उसमें फीमेल्स का ही क्या है, एक लक्षण है, ठीक? तो यदि अपन स्तन ग्रंथि को देखें तो ये स्तन ग्रंथि एक मॉडिफाइड श्वेत ग्रंथि है। क्या है ये? एक मॉडिफाइड श्वेत ग्रंथि होती है, मॉडिफाइड श्वेत ग्लैंड है ना। रूपांतरित श्वेत ग्रंथि है ये, एक रूपांतरित श्वेत ग्रंथि होती है, ठीक? इस श्वेत ग्रंथि में एक डार्क भाग होता है, ये इस डार्क भाग को कह देते हैं अपन एरियोला। क्या कह देते हैं? सॉरी, एरियोला कह देते हैं। एरियोला में बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती हैं जिनको कह दोगे सीबेशियस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड उपस्थित होती हैं? सीबेशियस ग्लैंड, ठीक? और सीबेशियस ग्लैंड के फिर निचले बीच वाले भाग में निप्पल उपस्थित होता है, निप्पल, ठीक? अब इसी मेमोरी ग्लैंड या कह दे अपन स्तन ग्रंथि, इसकी अपन आंतरिक कांट की संरचना को देखें तो जो आंतरिक कांट की संरचना है वो दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। क्योंकि हमको ऊपर नाम लिखना है इसलिए हम थोड़ा नीचे से बनाते हैं डायग्राम ना, कुछ ऐसी होगी, ठीक? इसमें बहुत सारे टिश्यू उपस्थित होते हैं इस तरीके से, जिनको कह देते हैं एडिपोस ऊतक। क्या कह देते हैं? एडिपोस टिश्यू कह देते हैं। इसमें बहुत सारे एडिपोस टिश्यू उपस्थित होते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक? और प्रत्येक स्तन ग्रंथि के अंदर 15 से 20 की संख्या में मेमोरी लोब्स मतलब कि स्तनपाली उपस्थित होती हैं। कितने से कितनी की संख्या बोले हमने? हमने बोला 15 से 20 की संख्या में क्या उपस्थित होती हैं? मेमोरी लोब्स उपस्थित होती हैं। ये है
मेमोरी लोब। ठीक, कितनी होती हैं? 15 से 20 की संख्या में उपस्थित होती हैं। इन मेमोरी लोब्स के अंदर, क्लियर है वीडियो? ओके। इन मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वियोलाई उपस्थित होती है, मतलब अंगूर जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं, अंगूर के गुच्छे के समान ऐसे। ये जो संरचना है ये कहलाती है एल्वियोलाई। क्या कहलाती है? एल्वियोलाई कहलाती है। सभी मेमोरी लोब में होंगी ये। क्या कह देते हैं? एल्वियोलाई कह दोगे या कूपिका कह दोगे? एल्वियोलाई क्या या क्या स्थित होती है? कूपिकाएं। ये जो कूपिकाएं होती हैं, इन कूपिकाओं से मिल्क का स्त्रावण होता है ना। इन कूपिकाओं से किसका स्त्रावण होता है? मिल्क का। और मिल्क स्त्रावित होके ये जो ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई है वहां एकत्रित हो जाता है ना। मतलब कि इनके बीच में एक खाली सा स्थान है, इसको कह देंगे अपन क्या? ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई। ऑफ एल्वियोलाई कह देंगे। ये जो ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई है, यहाँ पर मिल्क जो है वो क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो एल्वियोलाई है, ये जो एल्वियोलाई है यहां से ट्यूब्स निकलेंगी। क्या निकलती है? यहाँ से ट्यूब्स निकलती हैं, जो कि मतलब अपन को इन एल्वियोलाई से मिल्क को कहाँ तक लेके आना है? निप्पल तक। तो वो किसकी सहायता से आएंगे? कुछ ट्यूब्स होंगी, नलिकाएं होंगी, उनकी सहायता से आएंगी, है ना। तो प्रत्येक जो एल्वियोलाई है उससे एक नलिका निकली इस तरीके से। तो इस वाली नलिका को कह देंगे क्या? मेमोरी लोब्स। क्या कह देते हैं इनको? मेमोरी नहीं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स यार, मतलब मेमोरी लोब से जो निकलेंगे उनको क्या कह दोगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स कह दोगे। क्या होती है ये? मेमोरी ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे, ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक, या स्तन नलिका कह दोगे। अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो आगे जाके एकत्रित हो गई हैं इस तरीके से, और एक मोटी ट्यूब्यूल बना, एक मोटी नलिका बना लेंगे या डक्ट बना लेंगे। तो इस मोटी वाली जो डक्ट है उसको कह देंगे मेमोरी डक्ट। क्या कह देंगे? मेमोरी डक्ट कह दोगे। ठीक, देखो जिस तरीके से यहाँ पर मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट है, वैसे ही सेम यहाँ से भी निकलेंगी। ये है मेमोरी ट्यूब्यूल्स और ये है मेमोरी डक्ट। यहाँ से भी होगी। ओके, ये है मेमोरी ट्यूब्यूल्स और ये है क्या? डक्ट। तो जो मेमोरी डक्ट होती हैं वो आपस में मिलकर एक चौड़ी संरचना बनाती हैं इस तरीके से, है ना। ये भी किसी और कोई और आएगी और ये इस तरीके से एक चौड़ी संरचना बना लेंगे आपस में मिलके। तो इस चौड़ी वाली संरचना को कह देते हैं मेमोरी एम्प्यूला। क्या कह देते हो?
मेमोरी एम्पुला कह देते हो, एम्पुला, मेमोरी एम्पुला कह दोगे इसको। ठीक, क्लियर नहीं दिख रहा क्या? एम्पुला कह देंगे। ओके, अब जो मेमोरी एम्पुला है वहां से जो मिल्क निकलेगा वो कहाँ तक जाएगा? निप्पल तक जाएगा। यहां से निकल के कहाँ तक जाएगा? निप्पल वाले भाग तक। तो ये निप्पल वाले भाग तक जिसकी सहायता से जाता है उसको कह देते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कह देते हो? लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस ही कहोगे? हाँ, लैक्टिफेरस डक्ट कह दोगे। ठीक, और यहां से जो मिल्क है वो निप्पल से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया? तो देखिए ये हो गई क्या? स्तन ग्रंथि की आंतरिक संरचना। एक बार फिर से समझा दें, जो मेमोरी ग्लैंड है वो मादा प्राइमेट्स का लक्षण है। ठीक, मादा प्राइमेट्स में क्या होती है? एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाती है। इन स्तन ग्रंथि जो है वो श्वेत ग्रंथि का रूपांतरित भाग है। इसके बीच में एक डार्क वाला भाग रहता है जिसको एरियोला कह देते हैं। एरियोला में कुछ ग्रंथियां होती है ग्लैंड जिनको जो है सेबेसियस ग्लैंड, और इसके बीच में उपस्थित होता है निप्पल, जिसकी सहायता से जो बच्चा है ना, उसको क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा। अब देखिए, यदि अपन इसकी कांट को देखें, जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी कांट को देखें, तो इसमें होते हैं बहुत सारे मेमोरी लोब्स। बहुत तो नहीं, 15 से 20 ही है ना। कितने होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। लोब के अंदर अंगूर जैसी गुच्छे होते हैं। गुच्छे मतलब कि सेल्स के गुच्छे होंगे। ये जो गुच्छे हैं इनको कह देते हैं एल्वियोलाई, और ये जो एल्वियोलाई या कूपिकाएं होती हैं वही मिल्क बनाती हैं, और इनके बीच में एक कह दोगे स्पेस रहता है जिसको ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई कह दोगे। यहाँ पर मिल्क क्या होता है? स्टोर होता है। कहाँ? ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई में स्टोर होगा। अब जबकि एक बच्चा मिल्क को सक करेगा, है ना, जब सक करता है तो जो माता रहती है उसके मस्तिष्क में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यहाँ से मिल्क को यहाँ लेके आएगा, मतलब कि स्त्रावण का काम कौन कर देगा? स्त्रावण ही ना, क्या कहते हो? निकालने का काम, है ना। मिल्क को ये लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो इन एल्वियोलाई से मिल्क बनवाने का काम करता है ना। तो मिल्क बनाने का काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन, जबकि निकालने का काम कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। ठीक, अब देखिए जो एल्वियोलाई है वहां पर मिल्क बन गया। किसने बनाया? कौन सा हार्मोन बोले हमने? प्रोलैक्टिन। यहाँ क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? क्या बोले हमने? प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करता है? मिल्क बनाता है, जबकि दूसरा हार्मोन बोले हमने ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पश्चेपीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। ठीक, क्या करता है? ये मिल्क निकालता है। क्लियर हो गया? तो एल्वियोलाई में मिल्क बना। अब वो कौन कौन सी नलिका से होते हुए जाएगा? तो जो सबसे पतली है वो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, है ना।
जो ट्यूब्यूल्स है वो आपस में मिल जाएंगे तो मेमोरी डक्ट बना लेंगे, डक्ट जो है वो आपस में जुड़ के मेमोरी एम्प्यूला बना लेंगे, और मेमोरी एम्प्यूला ही आगे लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है। ठीक, दुग्ध वाहिनी कह दोगे लैक्टिफेरस डक्ट को। अब इसी को हम एनसीईआरटी से रीड कर दे। ओके, क्या है? कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है, मतलब जितनी भी मादा स्तनधारी है उनमें पाया जाता है। स्तन ग्रंथि युग्म संरचना है, मतलब जोड़े में उपस्थित होती है, जिसमें ग्रंथिल उतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? ग्रंथिल उतक होते हैं, ठीक, ग्रंथिल उतक होते हैं और विभिन्न मात्रा में क्या उपस्थित होती है? वसा। एडिपोज टिश्यू होते हैं यहाँ। फिर है प्रत्येक स्तन ग्रंथि का ग्रंथिल उतक, जो ग्रंथिल उतक होता है वो 15 से 20 स्तनपाली मतलब कि मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। 15 से 20 मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। इनमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। ये मेमोरी लोब्स के अंदर कोशिकाओं के क्या होते हैं? गुच्छे होते हैं, जिन्हें कूपिका मतलब एल्वियोलाई कहते हैं। कूपिका की कोशिकाओं से दुग्ध स्त्रावित होता है। जब इन कूपिकाओं से दुग्ध क्या होता है? स्त्रावित होता है। और जो कूपिकाओं की गुहा, कूपिकाओं की गुहा का मतलब है ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई, अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन ग्रंथियों में खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं ये? सॉरी, कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। नलिकाओं में खुलेंगी ये सारी नलिकाएं हैं। कहाँ खुलती हैं ये खुलती हैं स्तन नलिकाओं में। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर, अब ये जो नलिकाएं हैं वो मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं। काय का निर्माण कर लेंगे? स्तन वाहिनी का। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद, स्तन वाहिनी का मतलब है मेमोरी डक्ट, कई मेमोरी डक्ट मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका मतलब कि मेमोरी एम्प्यूला बनाती हैं, जो दुग्ध वाहिनी या लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? ये मेमोरी एम्प्यूला लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। समझ गए? यदि आपको इन दोनों, जो आज अपन ने दोनों टॉपिक पढ़े हैं, एक्सटर्नल जेनिटेरिया और स्तन ग्रंथियां, इनमें से किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। यदि उसका क्वेश्चन हम कमेंट्स को पढ़ेंगे और फिर उसी क्वेश्चन का आंसर हम अगली वीडियो में देंगे या तो वहीं आपको दे देंगे कमेंट्स में। ओके, तो इसी तरीके से आप रेगुलर क्लास लगाते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको पहले चैप्टर से लेके एंड के चैप्टर तक, मतलब कि अपनी पांचों जो यूनिट है वो हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 13 चैप्टर है। और साथ में देखिए, इनमें हम आपको सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ाएंगे। साथ में जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है हम इसको भी रीड करेंगे, ठीक, इससे ही पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आते हैं क्वेश्चन। और इसके अलावा कुछ थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अभी अपनी जो थ्योरी क्लास है वो तो चल ही रही है ना, साथ में हम प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू भी लेके आएंगे, ठीक, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी अपन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपन करेंगे। तो आपको इसी तरीके से रेगुलर अपनी पीएनएसटी की क्लास रखना है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में। ओके, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम तो हमारे पीएनएसटी के लिए बचा नहीं है। मई में तो लास्ट मई कह लो या 5 जून के लगभग पहले ही हफ्ते में जून के आपके पीएनएसटी के एग्जाम हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रेगुलर अपनी पढ़ाई को
एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। पूरी थ्योरी क्लास लगाइए, एनसीईआरटी रीड कीजिए और जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करके देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आने हैं वो ऑब्जेक्टिव में ही आने हैं। और इस तरीके से मतलब आप देखो, पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाना, क्योंकि आपको वहाँ बैठ के जो सॉल्व करना है, जो टिक करना है तुमको अपने एग्जाम में, वो तुमको क्या टिक करना है, ऑब्जेक्टिव। तो उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज तुमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।